विद्यार्थियों, मैं इन स्पेशल ए क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान हिंदी मीडियम जो है उसकी क्लास जो है वो हम शुरू करेंगे, जिसमें चैप्टर 3 जो है उसकी हम शुरुआतें करते हैं। इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब वहाँ तक हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसे पिछली क्लासेस तक हमने पढ़ा था कि कैसे पुष्पीय पादप जो हैं उनमें पुष्प नामक संरचना जो है वो बनती है जब उनमें लैंगिक जनन की क्रिया जो है वो शुरू होती है। तो लैंगिक जनन अवस्था के दौरान उनमें पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प के विभिन्न 4 भाग जो हैं वो है बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब पिछले पाठ में हमने पढ़ा था लैंगिक जनन की जो महत्वपूर्ण 2 क्रियाएं होती हैं। एक अर्धसूत्री विभाजन जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, और उसके बाद में युग्मक संलयन की जो क्रिया है, ये 2 लैंगिक जनन की आवश्यक शर्तें होती हैं। इसमें पहली जो शर्त यानी युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है उस तक हमने पिछली क्लास तक पढ़ा था। उसमें हमने ये जो युग्मक निर्माण होता है, 2 तरह के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, किस प्रकार से कैसे कहाँ बनते हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। पहले नर युग्मक निर्माण कैसे होता है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। नर युग्मकों का निर्माण जो है वो होता है नर जनन चक्र में, जिसका कार्य करता है पुमंग। पुमंग की एक इकाई जो होती है वो होता है एक पुंकेसर। एक पुंकेसर में ऊपर की तरफ परागकोश पाए जाते हैं। उन परागकोश में परागपुट या पराग थैलियां बनती हैं जिनके अंदर एक नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण बनता है। अब एक परागकण की संरचना में हमने पढ़ा था परागकण जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उसमें पहले 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक जनन कोशिका और एक कायिके कोशिका। और यह है जनन कोशिका। जब इस परागकण का अंकुरण हो जाता है तब जाकर ये बनाती है 2 नर युग्मक, यानी नर युग्मक जो है वो परागकणों में पाए जाते हैं। जबकि मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया जो है वो होती है जायांग में। जायांग में एक इकाई जो है वो इसका एक अंडप है। अंडप में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड, और जो एक गुरु बीजाणु धानी का कार्य करते हैं। और इस बीजांड में आगे जाकर मादा युग्मकोद्भिद संरचना यानी भ्रूणकोश बनता है, और इस भ्रूणकोश में एक अंड कोशिका यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये सारी चीजें जो है वो हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में अगली जो घटना होती है वो है युग्मक स्थानांतरण की। युग्मक स्थानांतरण की क्रिया जो है वो हम किसे, युग्मक स्थानांतरण की जो क्रिया है वो होगी, युग्मक स्थानांतरण के अंदर जो पहली क्रिया आती है वो है परागण। अब परागण की क्रिया जो है वो हम किसे कहेंगे, परिभाषित इसको किया जाए तो एकदम सामान्य सी परिभाषा इसकी बनती है कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागणे कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखें तो पराग कणों का पहुंचना कहाँ से, परागकण बनते कहाँ पर है, परागकोश में। तो परागकोश से परागकणों का निकलना और उनका किसी भी पुष्प के, अपनी ही जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, परागणे कहलाता है। अब अपनी ही जाति के, ये एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर होगी जो ध्यान में रखनी है। अपनी ही जाति के का मतलब होगा कि सरसों का परागकण यदि सरसों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो ही उसे हम परागण कहेंगे। यूं नहीं है कि तने का परागण जो है, परागकण जो है वो गिर गया सरसों पर तो उसे हम परागणे कहें। परागण का सीधा सा मतलब होगा कि एक ही जाति के पुष्प के परागकोश में पाए जाने वाले परागकणों का निकलना और उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यह क्रिया परागणे कहलाती है। तो परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना, यह क्रिया परागण होगी। अब ये परागण जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है स्वय परागण, और दूसरी जो क्रिया है या दूसरा जो प्रकार होता है वो है परे परागण। स्वय परागण यानी अपने ही परागकणों का अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। अब यह है हालांकि 2 प्रकार का हो सकता है। पहले स्वय परागण की परिभाषा जो नोट्स वगैरह में आपको लिखाई हुई है वो ये है कि किसी पुष्प के परागकण में से, परागकोश में से निकलकर परागकणों का उसी पुष्प के या फिर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, यह स्वय परागण कहलाती है। अब इस आधार पर यह फिर से 2 प्रकार की हो सकती है। एक होता है
स्वयुग्मन और दूसरा होता है सहजात पुष्पी परागण। अब स्वयुग्मन और सहजात पुष्पी परागण जो है वो क्या होगा, इसको हम समझ सकते हैं एक सामान्य से चित्र से। एक जैसे ये पादप है, किसी भी पादप के बारे में हम बात करें, कोई सी भी जाति हो सकते हैं, उसमें ये पुष्प यहाँ पर बना, उस पुष्प में ये परागकण जो है वो यहाँ पर बने। अब इस परागकोश में से निकल कर परागकण जो है वो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, पहली संभावना ये बनती है। दूसरी संभावना ये बनती है कि उसी पादप पर कई अन्य पुष्प भी लगे हुए होते हैं, एक कोई दूसरा पुष्प और लगा हुआ है, परागकण एक पुष्प के परागकोश से निकले और किसी दूसरे पुष्प पर जो उसी पादप पर लगा हुआ है, उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, ये दूसरी संभावना है। और तीसरी संभावना क्या है, उसी स्थान पर उगे हुए कोई दूसरे जो पादप होते हैं, उन दूसरे पादपों पर भी जाति वही होगी, यानी सरसों का है, ये पादप भी सरसों का, ये पादप भी सरसों का, लेकिन एक पादप के परागकोश से निकलने वाले परागकण किसी उसी जाति के किसी दूसरे पादप पर लगे हुए पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ये तीसरी संभावना हुई। अब इसके आधार पर यदि हम देखें तो तीन संभावनाएं सीधा सा ये बनी कि पुष्प के परागकोश से निकलने वाले परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, ये घटना कहलाती है स्वयुग्मन। एक पुष्प के परागकोश से निकलने वाले परागकण उसी पादप के लेकिन किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, ये कहलाता है सहजात पुष्पी परागण। और इन दोनों को ही स्वय परागण में शामिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार के युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही पादप पर बने हैं, इसलिए आनुवंशिक रूप से वो एक समान है, इसलिए उनके अंदर आनुवंशिक गुणों में कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए इसको स्वय परागण में शामिल किया जाता है। हालांकि सहजात पुष्पी परागण जो है, इस सहजात पुष्पी परागण की क्रिया को कई वैज्ञानिक जो हैं वो स्वय परागण में शामिल करते हैं, कई पर परागण में शामिल करते हैं। इसका कारण क्या होगा, इसका कारण यह होगा कि सहजात पुष्पी परागण में एक पादप पर पाए जाने वाले किसी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जो उसी पादप पर लगा हुआ हो। अब यहाँ पर इस पुष्प से निकलकर परागकणों को इस पुष्प तक पहुंचने के लिए किसी एजेंसी की, किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, और जिस परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है उसको सामान्यतः पर परागण कहा जाता है कार्य के रूप से। तो कार्य के रूप से देखा जाए तो यह जो है वो पर परागण हो गया, लेकिन आनुवंशिक रूप से देखें तो ये जो परागकण था इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा और फिर अंड कोशिका से मिला है तो भी उसी तरह का पादप बनेगा, और आगे जाकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा है जो उसी पादप पर लगा हुआ है तो भी जो नया पादप बनेगा उसके आनुवंशिक गुण भी ऐसे ही होंगे। इसलिए आनुवंशिक रूप से देखा जाए तो आनुवंशिक रूप से यह स्वय परागण है, जबकि कार्य के रूप से यह जो है वो पर परागण में शामिल किया जाता है। तो परागण का पहला प्रकार स्वय परागण, किसी एक पुष्प के परागकोश में पाए जाने वाले परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप पर लगे हुए किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वय परागण है। जो दो तरह का हो सकता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा है तो स्वयुग्मन, और उसी पादप पर लगे हुए किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा है तो वो कहलाएगा सहजात पुष्पी परागण। अब स्वय परागण के लिए कुछ अनुकूलन जो है वो पादपों में पाए जाते हैं। स्वय परागण के कुछ लाभ होते हैं। स्वय परागण के कारण से जो संततियां उत्पन्न होती हैं, जो संतानें उत्पन्न होती हैं, उनमें ज़्यादा भिन्नता नहीं आती है। इसके कारण से पादप के अच्छे गुण जो हैं वो बने रहते हैं, इसलिए कुछ पादप जो हैं वो स्वय परागण को अपनाते हैं और इसके लिए उनमें कुछ विशेष लक्षण या गुण जो हैं वो पाए जाएंगे। इसके लिए जो अनुकूलनीय लक्षण पाए जाते हैं उनमें एक लक्षण जो है वो है द्विलिंगता। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें द्विलिंगीय पुष्प पाए जाते हैं, यानी नर और मादा भाग, यानी पुमंग और जायांग जो है वो एक ही पुष्प में होते हैं, इसलिए उनमें स्वय परागण आसानी से हो जाता है। जैसे मटर वगैरह में देखें तो सामान्यतः स्वय परागण ही होता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो ये द्विलिंगता जो है वो स्वय परागण के लिए एक अनुकूलन है। दूसरा लक्षण जो है वो है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब है
समान काल में समान समय में पक्व यानी परिपक्व होना, पुष्प के नर और मादा भाग यानी पुमंग और जायंग यदि एक ही साथ परिपक्व होते हैं तो उस स्थिति को समकाल पक्वता कहते हैं। जैसे मिराबिलिस के पुष्प हैं या फिर कैथेरेंथस के पुष्प हैं, उनके अंदर यदि हम देखें तो पुष्प के दोनों भाग जो हों एक साथ परिपक्व होते हैं, इसलिए उनमें संभावना रहती है स्वयं परागण की। इसके अलावा तीसरा एक विशेष अनुकूलन जो है वो भी मिलता है पादपों में, जो उनमें स्वयं परागण को प्रेरित करता है। वो गुण कहलाता है अनुन्मील्यता का गुण। अनुन्मील्यता यानी मिलने की संभावना को कम करना। कई सारे ऐसे पादप होते हैं जैसे वायोला, ओक्सेलिस, कोमेलिना, इस तरह के जो पादप हैं उनके अंदर यदि हम देखें तो उनके अंदर ये गुण मिलता है कि उनमें जो पुष्प बनते हैं वो इस प्रकार के पुष्प बनते हैं जो या तो जमीन के नीचे होते हैं या फिर वो पुष्प कभी खुलते ही नहीं हैं, बंद रहते हैं। अब यदि ये पुष्प बंद रहे तो बाहर से कोई दूसरा परागकण जो है वो उनमें आ ही नहीं सकता, या उस पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प पर जा ही नहीं सकता, यानी उनमें होगा तो निश्चित रूप से ही क्या होगा, स्वयं परागण ही होगा। तो ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं उनमें केवल स्वयं परागण ही संभव होता है। उदाहरण ध्यान में रख लें, ओक्सेलिस है, वायोला है, कनकोवा या कोमेलिना, इस तरह के पादप जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में दूसरे प्रकार का जो परागण आता है जिसके बारे में हम पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे वो है परे परागण। अब पर परागण जो है वो हम किसे कहेंगे तो सीधा सा है पर परागण। पर यानी पराया, पराए दो अलग अलग पादपों के बीच में होने वाला परागण पर परागण कहलाता है। एक पादप के पुष्प के परागकोश में बनने वाले परागकण या किसी पुष्प के परागकोश में बनने वाले परागकण उसी जाति के लेकिन किसी अन्य पादप पर लगे हुए पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हमें पर परागणे कहेंगे। यह दोनों ही तरीके से इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक या एक पौधे के लगे हुए पुष्प से दूसरे पौधे पर लगे हुए पुष्प तक पहुंचाने के लिए, इसलिए भी ये पर परागण है। और दोनों पौधे आनुवंशिक रूप से भी असमान हैं, इसलिए भी ये पर परागण ही होता है। अब इसके लिए भी पर परागण को प्रेरित करने के लिए भी पादपों में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। पर परागण के भी कुछ विशेष लाभ हैं। पर परागण के द्वारा पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताएं किसी जाति को बनाए रखने के लिए या जातीय उत्पत्ति या उद्भव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। इसलिए पादपों में पर परागण जो है उसके लिए भी कुछ विशेष अनुकूलन मिलेंगे। पहला अनुकूलन इसका जस्ट विपरीत एक लिंग था। कुछ पादप जो हैं उनमें जो पुष्प बनते हैं वो एकलिंगी प्रकार के होते हैं, यानी उसमें या तो नर पुष्प बनते हैं या मादा पुष्प। जैसे कुकुरबिटा इसी कुल के ये ककड़ी, मतीरा, टिंडसी वगैरह इस तरह की जो अपनी बेलें वगैरह होते हैं, इनमें जो पुष्प बनते हैं वो कैसे होते हैं, एकलिंगी प्रकार के होते हैं। उनमें पुष्प या तो नर पुष्प हैं या मादा पुष्प। अब एक पुष्प में या तो परागण बनेंगे, परागकण बनेंगे या फिर वर्तिका होगी, इसलिए उनमें निश्चित रूप से ही क्या होगा, पर परागणे होगा। इसके कुछ उदाहरण मक्का वगैरह जो है उनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो मक्का है या फिर खीरा है, उनके अंदर एकलिंगता का गुण पाया जाता है जो पर परागण को प्रेरित करता है। दूसरा गुण जो है वो है विषमय काले पक्वता, अलग अलग समय पर परिपक्व होना। किसका, नर और मादा भाग का। ऐसे पुष्प कई ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें एक ही समय पर पुष्प द्विलिंगी होते हैं, लेकिन समान समय पर पुंकेसर या जायंग जो है वो दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पुमंग जो है वो पहले परिपक्व हो जाता है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें जायंग पहले परिपक्व हो जाता है। जिनमें पुमंग पहले परिपक्व होते हैं वो कहलाते हैं पुंपूर्वी पुष्प, और जिनमें जायंग यानी स्त्री केसर पहले परिपक्व होता है वो कहलाते हैं स्त्री पूर्वी पुष्प। तो दोनों तरह के पुष्प जो है वो इनमें बन सकते हैं और ये स्थिति जो है वो पर परागण को प्रेरित करती है। पूर्वी पुष्प वगैरह की यदि हम बात करें जिनके अंदर पूर्वता पहले पाई जाती है, पुंकेसर जो है वो पहले परिपक्व होते हैं, उसमें गुड़हल है या फिर कॉटन कपास का पौधा है, उनके अंदर पुंकेसर पहले परिपक्व होते हैं।
जबकि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री केसर या जायंग पहले परिपक्व होता है और उसमें तो उनमें परागण बनते ही नहीं, परागकण बनते ही नहीं है, तो किसी दूसरे पुष्प के परागकण ही उस वर्तिकाग्र पर क्या कर सकते हैं, परागण कर सकते हैं। ऐसे पुष्प स्त्री पूर्वीय पुष्प कहलाते हैं और इनके जो उदाहरण हैं वो है सरसों, बरगद, इस तरह के जो पेड़ हैं उनमें पाए जाने वाले पुष्प स्त्री पूर्वीय पुष्प बनते हैं। इसके अलावा एक और गुण जो इनके अंदर मिलेगा वो है स्वबंधिता का गुण। स्वबंधिता एक विशेष स्थिति होती है। इस स्थिति में क्या होगा, कई बार पादपों में पुष्प जो हम द्विलिंगी प्रकार के होते हैं, लेकिन इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पहुंच जाएं तो जो परागकण हैं वो आगे फिर अंकुरित नहीं होते हैं या फिर किसी ना किसी अवस्था में वो फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं अपने नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने में। यानी यूं कह सकते हैं कि अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी यदि किसी एक पुष्प में बनने वाला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर भी आगे निषेचन प्रक्रिया नहीं दर्शाए तो इसका मतलब वो स्वबंधिता का गुण कहलाता है। यानी उसी पादप का परागकण बंध या स्टेराइल प्रकार का होता है। ये गुण जो है वो स्वबंधिता गुण कहलाता है। ये वाइटिस, पिटूनिया, इस तरह के जो पादप हैं इनके अंदर पाया जाता है। पिटूनिया, वाइटिस, पैसिफ्लोरा, इस तरह के पादपों के अंदर ये गुण मिलता है, स्वबंधिता का गुण मिलेगा। इसके अलावा एक और विशेष स्थिति जो है वो पादपों में पाई जाती है जो उनमें पर परागण को प्रेरित करती है। ये संरचनात्मक भिन्नता कहलाती है। कई पादपों में पुष्प जो बनते हैं, पुष्प जो बनते हैं, उन पुष्प पर बनने वाले जो पुमंग और जायांग हैं या पुंकेसर और स्त्री केसर जो हैं उनके अंदर संरचनात्मक विभेद या संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है और उनमें यह संरचनात्मक भिन्नता इस तरह से पाई जाती है कि परागकण जो है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर ही नहीं सके। कई पादपों में पराग कोष जो है वो बाहर की ओर खुलते हैं, पुष्प से बाहर जाकर खुलते हैं, इसलिए जब वो फटते हैं तो उनके परागकण बाहर ही गिरेंगे, भीतर गिर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनमें स्वपरागण नहीं हो सकता। इसके अलावा कईयों में वर्तिका वगैरह की जो भिन्नता है या इनके बीच में कोई अवरोध पाया जाता है, तो संरचनात्मक अवरोध या संरचनात्मक भिन्नता भी कई पादपों में पाई जाती है जो उनके अंदर पर परागण को प्रेरित करती है या यूं कह सकते हैं स्वयं परागण को रोकने का कार्य करती है। इसके अलावा एक और अनुकूलन मिलता है वो है विषमय वर्तिकात्व, जिसमें वर्तिका जो है उसकी लंबाई अलग अलग होती है। जैसे इसका एक उदाहरण जो है वो प्रिमुला पादप जो है उसमें मिलता है। प्रिमुला पादप का जो पुष्प होता है उसमें दो तरह के पुष्प बनते हैं। एक वे पुष्प जिसमें पुंकेसर की लंबाई ज्यादा होती है और वर्तिका की लंबाई कम होती है, और दूसरे वे पुष्प जिनमें पुंकेसरों की लंबाई जो है वो कम होती है, वर्तिका की लंबाई अधिक होती है। इनमें सामान्यतः देखा जाए तो परागण उसी पुष्प में होगा जिनमें वर्तिका और पुंकेसर लंबे हों। अब एक पुष्प में या तो वर्तिका लंबी है या पुंकेसर लंबे हैं, इसलिए इसमें स्वयं परागण जो होगा संभव ही नहीं है, इसलिए इनमें पर परागण ही होगा। छोटे पुंकेसर वाले परागकण जो है वो छोटी वर्तिका वाले पुष्प में ही परागण करते हैं और लंबे परागकण जो है वो लंबी वर्तिका वाले परागण में ही पुष्प में ही परागण करते हैं, इसलिए उनमें निश्चित रूप से ही पर परागण होगा। तो एक लिंगता, विषम काल्पकता, स्वबंधिता, संरचनात्मक भिन्नता या संरचनात्मक अवरोध और एक विषम वर्तिकात्व ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद में आगे हम आते हैं इसी परागण का जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं इसके दूसरे भाग में, जिसमें हम पर परागण के बारे में ही पढ़े हैं। पर परागण की जो क्रिया है उसमें हमने पढ़ा कि एक पुष्प में बनने वाले परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। अब यहाँ पर परागकणों को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए किसी एजेंसी या किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। वो माध्यम अलग अलग प्रकार का हो सकता है, तो आवश्यक माध्यम जो है या प्रयुक्त माध्यम जो है उसके आधार पर परागण जो है या पर परागण जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो ये पर परागण के अलग अलग प्रकार हम माध्यम के आधार पर पढ़ेंगे। इसमें एक आता है वायु परागण, सीधा सा है ऐसे पुष्प जिनमें वायु के माध्यम से परागकण, परागकोश से निकले हुए परागकण वायु के माध्यम से उड़ते हुए किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसे हम वायु परागण कहेंगे। इसमें वायु माध्यम का कार्य करती है। अब जिन पादपों में वायु परागण होता है
उनके अंदर देखा जाए तो उनके पुष्पों में वायु परागण को प्रेरित करने के लिए कुछ अनुकूलन मिलेंगे। उनमें पुष्प छोटे होते हैं, अनाकर्षक प्रकार के होते हैं, लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं या फिर एक समूह में बढ़ते हैं। और उनके अंदर जो परागकण बनेंगे वो परागकण भी छोटे, हल्के और संख्या में अधिक होते हैं, क्योंकि वायु के माध्यम से उड़ते हुए उनको वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। तो हो सकता है कि कई परागकण जो हैं वो बाहर किसी दूसरी जगह पर गिरकर नष्ट भी हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ परागकण जो है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं। ये अनुकूलन इसमें पाया जाना जरूरी है, इसलिए इनमें परागकण संख्या में अधिक बनते हैं। और इसके अलावा वो शुष्क और हल्के होते हैं ताकि आसानी से उड़ सकें। इसके अलावा इन पादपों में वर्तिका जो है या वर्तिकाग्र जो है वो भी विशेष प्रकार का होता है। जैसे घास वगैरह में देखें तो वर्तिकाग्र यूं फेदरी पंख जैसा होता है या फिर चिपचिपा होता है ताकि परागकण उसके ऊपर आसानी से आकर चिपक जाएं, इधर उधर उड़े नहीं। ये वायु परागण के लिए अनुकूलन मिलेंगे। दूसरा है जल परागण, जिनमें जल के माध्यम से परागकण जो हैं वो एक पादप से दूसरे पादप तक पहुंचते हैं। अब सभी जलीय पादपों में जल परागण हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ पादपों में, कुछ जलीय पादपों में भी वायु परागण या कीट परागण जो है वो होता है, लेकिन कई ऐसे पादप हैं जिनमें जल परागण होता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो जल की सतह के ऊपर परागण की क्रिया होगी, जिसे हम अधिजल परागण क्रिया कहेंगे। जल की सतह के ऊपर ये परागण क्रिया जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। जैसे जोस्टेरा वगैरह जिसको समुद्री घास कहते हैं, उसमें जल की सतह के ऊपर यानी अधिपरागण पाया जाता है। या फिर जल के भीतर कुछ ऐसे पादप होते हैं, जलीय पादप जो जल के भीतर डूबे हुए रहते हैं, उनमें पुष्प जो हैं वो भी जल के भीतर डूबे हुए रहते हैं, तो उनमें परागण भी जल के भीतर ही होगा, जैसे वेलिसनेरिया। तो जोस्टेरा में अधि जल परागण पाया जाता है और इनमें अधो जल परागण, वेलिसनेरिया जो है उसमें अधो जल परागण की घटना जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा एक और परागण का प्रकार, पर परागण का प्रकार मिलता है, वो है कीट परागण। ऐसे पादप जिनमें कीट के द्वारा परागण की क्रिया होती है। कीट वो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी या माध्यम है जिनके द्वारा सबसे ज्यादा पर परागण होता है, और खास तौर से इनमें भी देखें तो मधुमक्खी, ज्यादातर पर परागित पादपों में कीट परागण जो है वो मधुमक्खी के द्वारा ही होता है। इसके अलावा बीटल्स, भंवरे वगैरह जो हैं वो, या फिर चींटियां या दूसरे तरह के कीट जो हैं वो भी, तितलियां वगैरह जो हैं वो भी क्या करती हैं, पर परागण करती हैं। ये पुष्प भी कैसे होंगे? इन पुष्पों की विशेषताएं होंगी कि ये पुष्प आकर्षक होते हैं, या तो बड़े आकार के होते हैं, रंगीले चटकदार होते हैं, सुगंधित होते हैं, जिनमें मकरंद होता है ताकि कीट उनसे आकर्षित होकर उन पर बैठे और एक फूल से दूसरे फूल पर जब वो बैठे तो पर परागण कर सके। या फिर पुष्प यदि छोटे होते हैं तो वो एक पूरे गुच्छे में या समूह में बढ़ते हैं, जैसे खेजड़ी वगैरह में छोटे छोटे पुष्प होते हैं, लेकिन वो मिंजर के रूप में लगते हैं, केटकिन पुष्पक्रम के रूप में लगते हैं, जिससे उनमें पर परागण होता है। इसके अलावा एक और परागण मिलता है पक्षी परागण, जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। कुछ छोटे छोटे पक्षी जो हैं वो कई पुष्पों में परागण का कार्य करते हैं। ये पुष्प भी आकर्षक, रंगीन, बड़े आकार के होते हैं और ये कीप, घड़े जैसी आकृति के होते हैं, ताकि पक्षी इनमें बनने वाला जो रस होता है उसको पिएं। जब पक्षी रस पीने के लिए तो अपनी चोंच अंदर देता है तो परागकण उनकी चोंच पर या शरीर पर गिर जाते हैं, वही पक्षी किसी दूसरे पुष्प पर जाकर रस पीता है तो वहां पर वो परागण कर देता है। इसके अलावा एक और विशेष परागण चमगादड़ के द्वारा भी परागण जो है वो होता है। जैसे कदम्ब वगैरह जैसे जो पादप होते हैं उनमें पुष्प रात में खिलते हैं और उनमें भी नेक्टर या रस बनता है, और उस रस को पीने के लिए चमगादड़ एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वो परागण का कार्य करते हैं। ये सामान्यतः रात में खिलने वाले पुष्पों में ही होगा। इसके अलावा एक विशेष प्रकार जो है, जैसे गुलमोहर का जो पौधा होता है, गुलमोहर में हालांकि कीट परागण भी होता है, लेकिन उनमें गिलहरी जो है वो भी परागण का कार्य करती है। तो गिलहरी के द्वारा भी गुलमोहर के अंदर परागण की क्रिया जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा कई पुष्प जैसे ऑर्किड वगैरह जो होते हैं, उन ऑर्किड वगैरह के अंदर यदि देखा जाए तो परागण का कार्य जो है वो स्नेल या फिर घोंगे जो हैं वो भी करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आवश्यक माध्यम के आधार पर परागण जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। वायु परागण, जल परागण
या फिर जीवों के द्वारा होने वाला परागण है, उसमें कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, घोंगे के द्वारा, गिलहरी के द्वारा, या फिर कईयों में बड़े जीवों के द्वारा जो है वो भी परागण उनके अंदर हो सकता है। इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के परागण जो है वो पाए जाएंगे। तो ये परागण के प्रकार वगैरह बढ़े। इसके बाद में एक छोटा सा बिंदु इसमें और आता है, अगले बिंदु की ओर हम पढ़े उससे पहले एक छोटा बिंदु इसमें और आता है, जिसे हम कहते हैं स्व अनिषेचेता। तो स्व अनिषेचेता जो है वो हमें किसे कहेंगे? खुद के परागकण, एक पुष्प में बनने वाले परागकण उसी पुष्प में बनने वाले मादा युग्मक का यदि निषेचन नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? स्व अनिषेचेता, या इसे स्वबंध्यता जो है वो भी कहा जाता है। तो स्वबंध्यता या स्व अनिषेचता का गुण ये पाया जाता है। इसमें निषेचन की क्षमता नहीं होती है। किसी पादप के पुष्प के परागकणों में अनुकूल परिस्थितियों में भी यदि किसी मादा युग्मक को निषेचित करने की क्षमता नहीं हो तो उसे हम स्व अनिषेचता का गुण कहेंगे। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है अंतर जातीय और दूसरी होती है आंतर जातीय। अंतर जातीय या अंतराजातीय भी इसको कह सकते हैं। दो अलग अलग जातियों के पादप हैं, उनमें परागकणों में अनिषेचता पाई जाती है। जैसे ये सरसों का पादप है, ये चने का पादप है। सरसों के पादप के पुष्प से निकलने वाले परागकण यदि चने के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो भी उनमें निषेचन करने की क्षमता विकसित नहीं होती। ये अंतरजातीय स्व अनिषेचता कहलाती है, या अनिषेचता इनकॉम्पेटिबिलिटी इसको कहते हैं। निषेचन की क्षमता नहीं होती। दूसरी है ऐसी अनिषेचता जो अंतरजातीय होती है, एक ही जाति के पादपों के मध्य पाई जाने वाली अनिषेचता। ये भी कुछ विशेष पादप जो हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, जैसे अंगूर या दूसरे वाइटिस वगैरह जैसे पादप जो हैं उनमें मिलती है। इसे सही रूप में स्वबंध्यता कहते हैं। इसका कारण क्या होगा कि परागकण जो बनते हैं उनकी सतह पर कुछ विशेष प्रोटीन अणु होते हैं। ये प्रोटीन अणु जब किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनकी पहचान हो जाती है और वो उसे अंकुरित होने के लिए प्रेरित करती है, तभी वो निषेचन कर सकते हैं। लेकिन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण पहुंच गए तो इनकी पहचान ये वर्तिकाग्र कर लेगा और इसे अंकुरित नहीं होने देगा या फिर निषेचन में असफल बना देगा। अब ये निषेचन में असफल कैसे बनाएगा, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो वर्तिकाग्र पर उसी जाति का जो परागकण पहुंच गया है, जिसे अंत में पहुंचना कहा है, बीजांड में पाए जाने वाले भ्रूण कोश की अंड कोशिका से मिलना है, तो ये अलग अलग इस प्रक्रिया को विफल या निषेचन को विफल कर देता है। कैसे? या तो यहाँ पर ये परागकण को अंकुरित ही नहीं होने देता, यानी परागकण अंकुरित ही नहीं होगा, या फिर परागकण अंकुरित हो जाए और परागनलिका बढ़े लेकिन वो परागनलिका बीच में ही कहीं पर नष्ट हो जाए, इसलिए नर युग्मक वहीं पर नष्ट हो गए, निषेचन कर ही नहीं पाएंगे। या फिर इस परागनली का प्रवेश नहीं हो पाए किसमें? बीजांड में प्रवेश को रोक दे, या फिर भ्रूणकोश में इसका प्रवेश रुक जाए, या फिर इनमें भी प्रवेश वगैरह भी हो जाए तो नर युग्मक जो आगे मादा युग्मक से निषेचित होना है वहां पर निषेचन नहीं हो। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से ये विफल बना देता है, कई अलग अलग तरीकों से ये विफल बना देता है किसको? निषेचन को, जिसके कारण से इनमें अनिषेचता का गुण जो है वो विकसित हो जाता है। तो इस क्लास में आज हमने केवल ये छोटा सा टॉपिक जो है उसके बारे में पढ़ा, परागण, यानी किस प्रकार से एक नर युग्मकोद्भिद में बनने वाले जो नर युग्मक हैं, यानी परागकण में बनने वाले नर युग्मक कैसे स्त्री के शरीर के वर्तिका तक पहुंचते हैं, यानी परागकणों का स्थानांतरण कहाँ पर है? वर्तिकाग्र तक, ये परागण कहलाता है। इसके लिए कुछ पुष्पों में जो अनुकूलन वगैरह पाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे कि जो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच गए हैं वो अपने अंदर पाए जाने वाले नर युग्मकों को कैसे मादा युग्मक तक पहुंचाते हैं और फिर कैसे उसका निषेचन करते हैं। तो आगे वाली जो घटनाएं हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।